नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव है। बिहार की 40 सीट पर हमारी निगाहें हैं और 40 सीट की विस्तृत जानकारी, पूरी जानकारी हम आपको वीडियोस के माध्यम से दे रहे हैं। कौन कौन सी लोकसभा सीट पर कौन कौन से पहलवान तैयार हैं, अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। कई लोग अभी से ही मुरेठा बांध चुके हैं, कई लोगों ने अभी से बूथ कमेटी बनानी शुरू कर दी है, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगले महीने मार्च के महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए, इस टिकट की रेस कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त से ही हम हर दिन एक लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी दे रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा। आज हम चर्चा करेंगे जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर। इससे पहले मधेपुरा, शिवहर, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, तमाम सीटों की जानकारी हमने दी है। आज हम जहानाबाद सीट को लेकर के चर्चा करेंगे, वहां पे कौन कौन से पहलवान हैं। क्योंकि 2019 में, जब 2019 का चुनाव हुआ था, उस वक्त चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहां से चुनाव जीते थे। जेडीयू का कब्जा है अभी जहानाबाद की सीट पर। इससे पहले आरजेडी और कांग्रेस भी यहां चुनाव जीते आई है। तो फिलहाल गणेश्वर जी हमारे साथ हैं, गणेश्वर से जानेंगे जहानाबाद सीट, जहानाबाद मगध सम्राट के नाम से जाना जाता है। टिकट की रेस में आज हम जहानाबाद की चर्चा कर रहे हैं। आज तारीख है 26 फरवरी और कल 27 फरवरी को हम लोग ठीक शाम के 6:30 बजे बताएंगे कटिहार लोकसभा क्षेत्र की बात। कटिहार, देखिए, जब जहानाबाद की बात करते हैं आलोक जी, तो जहानाबाद के बारे में आपको यह भी पता है कि सबसे अधिक नरसंहार का दंश यदि किसी ने झेला है तो वो जिला जहानाबाद है। ठीक है ना। और यहाँ लड़ाई बहुत ही दिलचस्प रही है। देखिए, यदि हम इतिहास की बात करें, कुछ की पॉइंट्स की बात करें, तो इस लोकसभा क्षेत्र में जहानाबाद में अब तक के चुनाव में सबसे अधिक बार जीत हासिल की है सीपीआई ने और 6 मर्तबे सीपीआई ने यहां से चुनाव में जीत हासिल की है, 5 दफे। और देखिए, आरजेडी ने भी जीत हासिल की है, जेडीयू ने भी जीत हासिल की है। कांग्रेस का पांव उखड़ चुका है। जबकि 1957 में चुनाव जब हुए, 1962 में हुए, तो सत्यभामा देवी कांग्रेस से चुनाव जीती 2 बार जी। फिर 1967 में और 71 में चंद्रशेखर सिंह सीपीआई से चुनाव जीते। मैंने पहले ही ठीक कहा था, 6 दफे सीपीआई ने जीत हासिल की है जी। और फिर देखिए, 1977 में हरिलाल प्रसाद सिन्हा जनता पार्टी के चुनाव जीते। 1977 को याद रखिएगा, इंदिरा हराओ की गूंज पूरे देश में थी। इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल कर दी गई थी। 1980 में किंग महेंद्र चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी से। देखिए, किंग महेंद्र का अवतरण हुआ था जहानाबाद में। महेंद्र प्रसाद, जिन्हें कहते हैं रिस्टो फार्मा के जो सीएमडी थे, सर्वे सर्वा थे, किंग महेंद्र बचपन में ही, जवानी में ही गायब हो गए थे। उनके घर में एक हादसा हुआ था। उसके बाद वे कई वर्षों तक लापता रहे। परिवार के लोगों ने मान लिया था कि वे मृत हो गए हैं, लेकिन पत्नी को भरोसा नहीं था और वे मुंबई चले गए। इतने बड़े आदमी हो गए, जो हमने कहा कि 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल कर दी गई और जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत के साथ इंदिरा गांधी के पीछे लगी थी। लेकिन महेंद्र प्रसाद, किंग महेंद्र, इतने बड़े आदमी हो गए थे कि जब इंदिरा गांधी के पास दिल्ली में चढ़ने को कोई गाड़ी नहीं बची थी, तो किंग महेंद्र जो बड़े हो गए थे, दिल्ली में रह रहे थे, मुंबई में कारोबार था, उन्होंने रॉ सीबीआई इंटेलिजेंस की चिंता किए बगैर, जहानाबाद के भूमियार मर्द भी होते हैं, ठीक है ना, और यादव दबंग भी होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो किंग महेंद्र ने सभी प्रकार के जोखिमों को लेते हुए इंदिरा गांधी को अपनी फियत कार दे दी थी। उस परिणाम मिला कि 1980 में उन्हें जहानाबाद में, और महेंद्र प्रसाद जब जहानाबाद आए तो किंग महेंद्र कहलाए। ठीक है ना, दबा का काम। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जहानाबाद का मिजाज कैसा रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 1984 में चुनाव हुआ, पूरे देश में सहानुभूति की लहर थी। महेंद्र प्रसाद जहानाबाद का चुनाव हार गए और 1984, 89, 91 और 96 में रामाश्रय प्रसाद सिंह यादव सीपीआई के सांसद बने, लगातार 4 बार। फिर देखिए, 1998 में यहां आरजेडी की एंट्री हुई, सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीते, जो मगध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं जी। फिर 1999 में देखिए, बहुत छोटा कार्यकाल रहा सुरेंद्र यादव का, अब तक उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, हर चुनाव लड़ते हैं। तो 1999 में अरुण कुमार जेडीयू के चुनाव जीते। 2004 में फिर से आरजेडी ने जीत हासिल की, लेकिन उम्मीदवार बदले हुए थे। गणेश प्रसाद सिंह यादव यहां चुनाव जीते। 2009 में जगदीश शर्मा की एंट्री हुई,
ठीक है ना, जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीता उन्होंने। अब सजायाफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनके बेटे राहुल कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, पूर्व विधायक हैं। 2014 में अरुण कुमार ने फिर से जीत हासिल की, आरएलएसपी के कैंडिडेट थे। और 2019 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। तो देखिए, जो हमने बताया कि 6 बार सबसे अधिक सीपीआई ने जहानाबाद को जीता है। और यदि हम जाति के आधार पर बात करें तो यह भी हम देखते हैं कि 1980 से यदि हम अब तक के 2019 के चुनाव को एनालाइज करते हैं तो यहां 6 बार यादव सांसद बने हैं। यादव सांसद बने 6 बार। यादव जाति का प्रभुत्व रहा है। हाँ, रहा है। और यदि हम भूमियारों की बात कर लें तो अरुण कुमार चुनाव जीते 1980 के बाद, जगदीश शर्मा चुनाव जीते, अरुण कुमार 2 बार चुनाव जीते, ठीक है ना। महेंद्र प्रसाद भी जीते हैं? नहीं, 1980 में महेंद्र प्रसाद जीते। तो आप कह सकते हैं कि 3 भूमियार भी चुनाव जीते हैं और चुनाव 4 रहे हैं, ठीक है ना। और समझने की बात है, जब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, कि जहानाबाद के चुनाव में पैसे का प्रवाह बहुत रहा है। उम्मीदवार के पास रुपए की कमी नहीं रही है। किंग महेंद्र की चर्चा तो हम कर ही चुके। आपको पता होना चाहिए कि 2014 में जब नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे तो उन्होंने आम्रपाली ग्रुप वाले अनिल शर्मा को चुनाव लड़ाया था जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर। और चुनाव में पैसों का इतना प्रवाह था, अब तो देखिए अनिल शर्मा बर्बाद हो चुके हैं, जेल काट रहे हैं। इतना प्रवाह हुआ था कि दिल्ली से बोरे बोरे में रुपया आ रहा था। बोरे से रुपया? हाँ, बोरे से रुपया आ रहा था, खर्च हो रहा था। लोगों ने रुपया लिया लेकिन वोट नहीं दिया। मात्र उन्हें 1,08,851 मत आए थे। फिर देखिए, यदि हम उम्मीदवारों की, दावेदारों की बात करते हैं तो मैं एक दावेदार का किस्सा सुनाता हूं। पिछले ही साल का किस्सा है। पिछले चुनाव का? नहीं, पिछले साल का। जो दावेदार हैं, पहलवान हैं, जो लड़ते रहे हैं, कि वे गए गोवा और एक कैसीनो में एक रात में 5 करोड़ 40 लाख रुपए हार गए, ठीक है ना। बाद में 40 लाख रुपया जीते भी, लेकिन 5 करोड़ रुपए की चपत लगी और चेहरे पर कोई सिकन नहीं आया और रुपए आते जा रहे थे। मतलब गोवा में भी व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि रुपयों की कमी नहीं थी। तो यहां रुपए की कमी दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए, 3 बार जेडीयू ने जीत हासिल की, 1999 में, 2009 में, 2019 में। और 2 बार आरजेडी ने, 1998 में और 2004 में। कांग्रेस का पांव तो उखड़ ही गया, ठीक है ना। तो देखिए, अब इस बात को समझिए, जो हम दूसरी बात आपको समझाना चाहते थे जहानाबाद के बारे में, कि जहानाबाद में यदि हम पिछले 4 चुनावों को एनालाइज करते हैं, 2004 के, 2009 के, 2014 के और 2019 के, मतगणना के अंतिम चरण तक कोई नहीं जान पाता है कि चुनाव कौन जीता। रोमांच बना रहता है। रोमांच बना रहता है, क्योंकि 2009, 2004, 2014, 2019 हार जीत का फासला 50,000 से कम मतों का रहा है। 2019 का चुनाव तो बहुत ही रोमांचक रहा। लोग कहते हैं कि प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए जेडीयू को वहां जीत दिला दी गई। देखिए, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीते, उन्हें 3,35,584 मत आए। और सुरेंद्र यादव आरजेडी ये चुनाव हारे, उन्हें 3,33,833 मत आए। और मार्जिन कितने का हुआ? 1,751 मतों का, महज 1,751। जी। तो कहा जाता है कि प्रशासनिक बहुत बाबेला भी हुआ था उस रात को। उस वक्त तेज प्रताप की भी एक ट्विस्ट थी। तेज प्रताप ने चंद्र प्रकाश को खड़ा कर दिया था, जिन्हें 7,755 मत आ गए थे। और माले भी अलग लड़ गया था, ठीक है। और माले की कुंती देवी को 26,325 मत आ गए थे। तो देखिए, वहां 2019 में, क्योंकि भूमियार मानते कि यह सीट हमारी है, और जेडीयू ने एक नया प्रयोग कर दिया था, किसी भूमिहार को नहीं दिया गया। मतलब एनडीए ने भूमिहार को नहीं दिया यादव के सामने। वहां एक अति पिछड़ी जाति के नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट थमा दिया गया था। तो इस गुस्से में अरुण कुमार, जो पूर्व सांसद, वे तैयारी कर रहे थे नवादा से चुनाव लड़ने की, लेकिन वे मैदान में अपनी पार्टी से उम्मीदवार बन गए, लेकिन महज उन्हें 34,538 मतों से संतोष करना पड़ा था। देखिए, 2014 का भी आप देखेंगे। देखिए, आपने समझा ना कि 2019 नहीं, देखिए आपने समझा कि 2019 में जब मोदी का महालहर था
और 40 में 39 सीटें बिहार में जीती गई। फिर भी जहानाबाद में जीत हार का फासला महज 1751 मतों का, मतलब मोदी की महा आंधी जहानाबाद में नहीं दिखी थी। अब देखिए, मोदी लहर 2014 में भी था। डॉक्टर अरुण कुमार आरएलएसपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे, इंडिया के उम्मीदवार। हाँ, एनडीए के उम्मीदवार थे। 3,22,647 मत लाकर चुनाव जीते थे। सुरेंद्र यादव आरजेडी को 2,80,307 मत मिले थे, मतलब जीत हार का अंतर 42,340 मतों का था, मतलब आंधी यहां नहीं थी। और अनिल शर्मा जो बोरे में रुपया लेकर आए थे जेडीयू वाले, वे 1,08,51 मत लाए थे। तो यहां आंधी और लहर नहीं दिखता है चुनाव के समय में। देखिए 2009 की बात करें, जगदीश शर्मा चुनाव जीते थे 2,34,769 मत लाकर। जगदीश शर्मा जहानाबाद की राजनीति के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो 2,34,769 और सुरेंद्र यादव आरजेडी के 2,13,442 मत लाकर चुनाव हार गए थे। डॉक्टर अरुण कुमार इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 48,487 मत आया था। जगदीश शर्मा और सुरेंद्र यादव के बीच हार जीत का फासला महज 21,327 मतों का था। 2004 का भी समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं यहां आंधी और लहर नहीं। 2004 में आरजेडी के गणेश यादव जीते, 4,63,000 मत आए थे। और अरुण कुमार जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें 3,53,625 मत आए थे। 46,438 मतों के अंतर से जीत हार का फासला हुआ था। अब देखिए दावेदार और उम्मीदवार इस बार के, हाँ, इस बार की चर्चा हम करें इसके पहले आपको यह बता दें कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा कौन कौन है और वहां किस किस पार्टी के विधायक चुनाव जीते हुए हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां आज की तारीख में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन का कब्जा है। जहानाबाद में राजद का कब्जा है, कुर्था में राजद का कब्जा है, अरवल में माले का कब्जा है, घोसी में माले का कब्जा है, मखदूमपुर में राजद का कब्जा है और अतरी में भी राजद का कब्जा है। तो यहां चुनाव संघर्षपूर्ण होना है। यदि हम 2019 के चुनाव को देखते हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हैं कि किस पार्टी ने किस विधानसभा क्षेत्र में लीड किया, तो राजद 4 विधानसभा क्षेत्रों में, मतलब सुरेंद्र यादव 4 विधानसभा क्षेत्रों में लीड करने के बाद भी चुनाव हारे थे। वे अरवल में, जहानाबाद में, घोसी में, मखदूमपुर में लीड कर गए थे। लेकिन जेडीयू ने कुर्था और अतरी में अधिक मतों के अंतर से लीड किया और सुरेंद्र यादव को हारना पड़ा। चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव जीत गए 1,751 मतों के अंतर से। तो देखिए अब 2024 में क्या है। देखिए, जेडीयू के भीतर सीट तो जेडीयू की है, अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में है। जेडीयू के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि जो प्रयोग हमने 2019 में किया, भूमियार चिल्ला रहे थे, भूमियार सो गए थे और भूमियारों ने यह कह सकते हैं कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में वोट नहीं किया था। यदि वोट किए होते तो बड़ी जीत हासिल होती। वैसे जहानाबाद के भूमियारों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उनकी संख्या चाहे जो हो, दबदबा चाहे जो हो, लेकिन उनके घर के जो जवान लड़के हैं, कामगार लड़के हैं, वे जहानाबाद में नहीं रहते हैं, मतलब माइग्रेशन बहुत अधिक है और वे वोट देने के लिए भी वापस नहीं लौट पाते हैं। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, गार्ड की नौकरी करते हुए, दूसरी नौकरी करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे वहां के भूमियार। तो दबदबा जरूर है, लेकिन वोट करने वाले इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि माइग्रेशन अधिक है। तो जेडीयू के भीतर यह मंथन है। जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, यह माना जा रहा था कि महागठबंधन के लिए सबसे श्योर सीट जहानाबाद है और चंदेश्वर चंद्रवंशी सबसे सटीक उम्मीदवार है। 2 लाख से कम मतों से जीत हार नहीं होगी। लेकिन महागठबंधन से जैसे ही नीतीश कुमार बाहर निकले, एनडीए में आए, वैसे ही जहानाबाद सीट जो है रेड जोन में चली गई, डेंजर जोन में चली गई कि एकदम ग्रीन सिग्नल था वहां सीधा रेड हो गया। हाँ, सीधा रेड हो गया कि अब यदि यहां हमने उसी प्रयोग को चालू रखा जो 2019 में किया तो था, इस बार फेल न कर जाए। कहीं इस बार फेल न कर जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इस बार माले भी साथ में है। माले ने 26,325 मत ले आया था और जीत हार 1,751 मत। नहीं, इन दिनों मैं देख रहा था चंद्रशेखर चंद्रवंशी की चाल को जी,
बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, काफी सक्रिय है बिहार विधानसभा का सत्र में। नहीं सक्रिय, देखिए आना जाना दूसरी बात, एक दिन की बात नहीं है, रोज रोज की बात है। नहीं, और सर्वे रिपोर्ट भी देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट जेडीयू ने जो सर्वे कराया है उस समय भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है। और जहानाबाद के भूमिया चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि यहाँ बदलिए उम्मीदवार को, नहीं तो नुकसान होगा। तो मंथन का दौर चल रहा है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का अभी और मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, टिकट पर ग्रहण है। एक बात जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यह बात भी चल रही है, देखिए आलोक जी, चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में क्या बात जाती है कि बीजेपी ने इन दिनों 2 चंद्रवंशी नेताओं को सम्मानित किया, नवाजा है, पद दिया है। देखिए जब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो डॉक्टर प्रेम कुमार चंद्रवंशी मंत्री बना दिए गए, जिन्हें डॉक्टर प्रेम कुमार आप कहते हैं। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, भीम सिंह जो ओरिजिनल बीजेपी के नहीं थे, वे भी चंद्रवंशी हैं, तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। तो नीतीश कुमार जो अति पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं, उनके समक्ष यह भी संकट रहेगा कि अति पिछड़ी जाति के किसी नेता का टिकट कैसे काटे। अभी जननायक कपूर को भारत में मिला। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम चंद्रवंशी की बात कर रहे थे। तो देखिए नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनके पास एक विकल्प बचता है कि अभी रामबली सिंह चंद्रवंशी जो आरजेडी के एमएलसी थे, उनकी सदस्यता खत्म कराई गई है। जब उस सीट पर उपचुनाव होगा और यदि चंदेश्वर चंद्रवंशी बेटिकट किए जाते हैं तो उन्हें इस बात का भरोसा दिया जा सकता है कि आपको विधान परिषद में भेज दिया जाएगा। तो जहानाबाद में प्रयोग की संभावना है, लेकिन प्रयोग होता है तो टिकट किसे, यह बड़ा सवाल रहेगा। देखिए जहानाबाद की राजनीति में यदि हम भूमियार राजनीति की बात करें तो वहां 4 बड़े चेहरे हैं, जगदीश शर्मा, रामजतन सिन्हा, अरुण कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह अब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, राज्यसभा के सांसद हैं, मोतिहारी से भी सांसद रहे और उन्होंने अपने कैनवास को बड़ा कर लिया है, मतलब पूरा बिहार उनका कार्यक्षेत्र बन गया है। लेकिन जहानाबाद में इन 4 भूमियार क्षत्रपों में आपस में नहीं बनती है। भूमियारों के बारे में कहा भी जाता है कि एक भूमियार दूसरे भूमियार को काटता है, ठीक है ना। तो यह बात भी सही है और सहमत भी होते हैं बहुत सारे लोग। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी का टिकट कटा तो फिर टिकट किसे मिलेगा। देखिए रेस में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार हैं। राहुल शर्मा, हाँ राहुल शर्मा अभी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, घोसी के एमएलए भी रहे, पिछला चुनाव हार गए थे 2020 में विधानसभा में। लेकिन हमें वो दिन भी याद है कि किस तरीके से ललन सिंह ने राहुल कुमार को वहां चुनाव जीतने के लिए, जहानाबाद में चुनाव जीतने के लिए जेडीयू में लाया था। और तब से जब वे विधानसभा का चुनाव हारे, वे इस उम्मीद में बैठे हैं कि 2024 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। राहुल कुमार के लिए जगदीश शर्मा ने फील्डिंग भी शुरू कर दी है, वे लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। लेकिन होगा क्या, यह समझने की बात है। क्योंकि देखिए एक बात और आ रही है कि यदि जेडीयू यहां टिकट बदलने का फैसला करता है और अति पिछड़ी जाति के दुखी होने का खतरा है, तो कहीं ऐसा ना कि यह सीट ही जेडीयू त्याग दे, दूसरी पार्टी को दे दे। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यह सीट 2014 में दे दी गई थी, अरुण कुमार, मतलब बीजेपी ने दी तो अरुण कुमार वहां चुनाव जीते। तो कहीं यह सीट ऐसा न हो कि जो चिराग पासवान सीटों के लिए मगजमारी कर रहे हैं, उनकी वैशाली सीट और उनकी जमुई सीट तो फाइनल है। जमुई सीट यदि वे लड़ना चाहते हैं तो, या अपने परिवार में किसी को लड़ाना चाहते हैं तो लेकिन उन्हें और सीटें चाहिए। नवादा सीट पर संकट है, नवादा सीट पर पारासूट का अधिकार बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब क्या है कि उन्हें एक भूमियार को भी लड़ाना है, क्योंकि चिराग पासवान दलित और सवर्ण राजनीति के लिए जाने जाते हैं। तो 2 उनके परिवार से लड़ेंगे, एक भूमियार को लड़ाया जा सकता है, एक ब्राह्मण को लड़ाया जा सकता है और एक राजपूत को लड़ाया जा सकता है। तो अरुण कुमार वे लड़ना चाहते हैं नवादा, उनके करीबी, हाँ चिराग पासवान के बहुत करीबी हैं, लड़ना चाहते हैं नवादा। लेकिन नवादा सीट चिराग पासवान को मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे भी नवादा में देखिए उम्मीदवार कई हैं, चिराग पासवान गुट के गुंजन सिंह सिंगर भी हैं, एक मालजाल वाले रमेश शर्मा बिल्डर भी हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि जेडीयू अपनी छवि को साफ रखने के लिए सीट ही मेरे पास नहीं रही तो हम किसको देते, त्याग दे। तो कहीं यह सीट एलजेपी-आर के पास न चला जाए और अरुण कुमार, लेकिन अरुण कुमार ही अकेले चिराग पासवान के करीबी यहां नहीं है। इंदु कश्यप है जिन्होंने बीजेपी छोड़कर चिराग की पार्टी ज्वाइन की थी, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम समय में बहुत अधिक मत लाए थे, चुनाव हार जाना दूसरी बात है। तो इंदु कश्यप मतलब
लगातार सक्रिय रही हैं और संसाधन में भी कमी नहीं है। तो इंदु कश्यप के नाम पर भी लोजपा के भीतर विचार चल रहा है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए, यहां एक चेहरा और ही बहुत महत्वपूर्ण है जो जहानाबाद की राजनीति को प्रभावित करता है, और वो चेहरा है उमेश शर्मा एलियस भोला शर्मा। किंग महेंद्र के छोटे भाई। किंग महेंद्र के निधन के बाद एरिस्टो की विरासत उन्हें मिली है। वे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कंपनी को इतना बड़ा करने में किंग महेंद्र के जीते जी भी भोला शर्मा का बड़ा योगदान रहा है। और कहा यह जाता रहा है कि भोला शर्मा ही किंग महेंद्र के बदले जहानाबाद की देखभाल करते रहे हैं। तो इधर के दिनों में भोला शर्मा बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव है। हाँ, और वे सांसद बनना चाहते हैं, और वे सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, विधान पार्षद नहीं है, फिर भी लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और देखिए जहानाबाद में शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां का कोई ना कोई परिवार का लड़का एरिस्टो में काम ना कर रहा हो, मतलब या एरिस्टो में भर्ती हुआ हो, या फिर और इसके बाद किसी दूसरी कंपनी में चला गया। लोगों को प्राथमिकता दी है। हाँ, मतलब 15-20 हजार परिवार को उन्होंने नौकरी दी है। तो भोला शर्मा लगातार, और भोला शर्मा के लिए रास्ते दोनों ओर खुले हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एनडीए में भी और उधर भी, ठीक है ना। आर्थिक मजबूती दोनों ही पटू चाहिए। हाँ, नहीं मजबूती भी चाहिए और जमीनी पकड़ भी। देखिए भोला वजह होती है, जब भोला शर्मा पटना पहुंचते हैं, जब भोला शर्मा जहानाबाद पहुंचते हैं, कॉलेज बनाया और क्या क्या सोलर लाइट लगवा रहे हैं, लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं, अस्पताल खुलवा रहे हैं, तो जितनी भीड़ और मदद की आस में जितने लोग भोला शर्मा के पास जुटते हैं, उतनी भीड़ और किसी नेता के पास दिखाई नहीं पड़ती है। तो भोला शर्मा पर भी नजर रखनी होगी। देखिए भोला शर्मा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। खबर आ रही है कि 29 तारीख को एक और बड़ी मुलाकात होने वाली है। और जो दूसरा पक्ष है राजनीति का, वे भी चाह रहे हैं, मतलब इधर, हाँ, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया है कि जो मेरी पार्टी है वो माई बाप की पार्टी है। और बाप का मतलब क्या बताया? बहुजन, आधी आबादी, अग्रह, पी फॉर पुअर मैन। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि भोला शर्मा का भी ध्यान रखना होगा, दावेदार में, पहलवान में। जी हाँ, नजर तो दोनों ही पार्टी रखती है ना। अब देखिए आरजेडी, सुरेंद्र यादव तो है ही, लेकिन सुरेंद्र यादव के साथ एक ही परेशानी कि वो एमएलए हैं, और आरजेडी किसी एमएलए को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता है। लेकिन हाँ, लेकिन हमने ये देखा कि महागठबंधन की सरकार के खत्म होते ही सुरेंद्र यादव बिल्कुल चुनावी तैयारी की मुद्रा में आ गए हैं और जहानाबाद में लगातार कैंप कर रहे हैं, और मगध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। हर चुनाव उन्होंने बहुत, मैंने कहा कि पिछला चुनाव वे जीतते जीतते हार गए, या यूं कह सकते कि हरा दिए गए, ठीक है ना। तो सुरेंद्र यादव फिर से मैदान में सामने हैं, लेकिन फैसला तेजस्वी यादव को करना है, फैसला लालू यादव को करना है, फैसला महागठबंधन में होना है कि जो थीम मेजोरिटी है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की सरकार की, इसमें क्या हम किसी विधायक को चुनाव लड़ाएं। यदि किसी विधायक को चुनाव लड़ाने का फैसला हो जाता है तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र यादव ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन यदि विधायक को चुनाव लड़ाने का फैसला नहीं होता है तो सुरेंद्र यादव के दामाद एमएलसी कुमार नागेंद्र एलियस रिंकू यादव, उन्होंने अपनी एक छवि डेवलप की है, शांत स्वभाव के हैं, उनके पास भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। और अभी जब तेजस्वी यादव मगध की यात्रा पर थे तो उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई, लेकिन हमने कल भी संकेतों में कहा था कि यह फैसला ससुर और दामाद की पंचायत में होना है कि चुनाव कौन लड़ेगा। तो ससुर और दामाद तो सब कुछ ठीक रखना, हाँ, परिवार में सब कुछ ठीक रखना होगा। और देखिए सुरेंद्र यादव यदि नहीं लड़ेंगे तभी रिंकू यादव लड़ने को आएंगे। अभी बगावत की सूरत से कुछ है नहीं। हाँ, बगावत नहीं, बगावत की कोई बात भी नहीं है, ठीक है। जो रिश्ता होता है ससुर दामाद के बीच एक लिहाज का रिश्ता होता है। और यदि रिंकू यादव एमएलसी बने तो अपनी ताकत के साथ सुरेंद्र यादव का नाम भी था, ठीक है, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। हाँ, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी। और आपको पता है कितना कड़ा संघर्ष था, मनोरमा देवी के साथ संघर्ष था। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहानाबाद जिसके नाम के पीछे ही आबाद है, ठीक है ना, तो वहां क्या होता है, वहां आबाद कौन होंगे, आबाद कौन होंगे, बर्बाद कौन होंगे। हाँ, बर्बाद कौन होंगे। मुद्रा की कमी तो है नहीं, मुद्रा की कमी तो है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दंश झेलने वाला, नरसंहारों का दंश झेलने वाला जहानाबाद, जातीय संघर्ष का दंश झेलने वाला, आज भी आर्थिक रूप से सबसे मजबूत जिले में से एक आता है, जो वहां के कैंडिडेट्स हैं। देखना होगा
लड़ाई कैसी होती है, क्या मगध सम्राट एक बार फिर उतरेंगे या फिर परिवार में से किसी को मौका मिलेगा। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का टिकट बना रहेगा कि कटेगा, ये भी देखना किसी होगा। भूमियार को मिलेगा, ये भी देखना होगा। नीतीश कुमार कहीं तीसरी चाल तो नहीं चल देंगे, ये भी देखना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कल फिर हाजिर होंगे टिकट के इस कार्यक्रम में नए सीट के साथ, कटिहार सीट की पूरी विस्तृत जानकारी के साथ। कटिहार सीट में भी खेला है, वहां भी खेला है, तो वहां के खेल को भी जरूर दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।